दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको। थैंक यू। आपके बारे में बताएंगे सर, आपका नाम, अटेम्प्ट और माध्यम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह है और मेरा अटेम्प्ट ये 5th अटेम्प्ट है और मेरा सेकंड इंटरव्यू है। सेकंड इंटरव्यू। अच्छा सर, तो मीडियम आपका इंग्लिश होगा? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। तो इंटरव्यू में क्या कैसा अनुभव रहा था आपका? इंटरव्यू अच्छा था, काफ़ी कॉर्डियल था बोर्ड। जी। और उन्होंने मुझसे डैफ रिलेटेड और ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, करंट से भी रिलेटेड रहे थे क्या? हाँ, करंट से क्वेश्चंस ज़्यादा मुझसे नहीं पूछे। उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से पूछा, एंथ्रोपोलॉजी से काफ़ी 5-6 क्वेश्चंस पूछे। अच्छा। और ओपिनियन रिलेटेड। अच्छा, ऑप्शनल आपका एंथ्रो है? हाँ, ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा। कितने मिनट तक का इंटरव्यू रहा था आपका? मेरा थोड़ा लंबा चला था, अराउंड 35 to 40 मिनट्स हो गया था। ऑलमोस्ट लंच टाइम से आगे हो गए थे। फिर जब उनको लगा कि लंच से ज़्यादा हो गया टाइम तो उन्होंने खुद ही फिर बोला ठीक है। अच्छा। आपने जैसे कि बताया कि 5वां अटेम्प्ट है आपका, दूसरा इंटरव्यू है। तो मेंस की बात करें तो कितने मेंस आपने दिए हैं? मैंने 4 मेंस दिए। 4 मेंस दिए। 4 मेंस। तो 2 बार इंटरव्यू तक? 2 बार। तो कैसी तैयारियां रहती हैं शुरुआत में जो हम तैयारी करते हैं प्री के रिगार्डिंग? खासकर प्री निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। प्रीलिम्स तो मुझे कभी मुश्किल लगा नहीं, बिकॉज मैंने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया। जी। और उसका मुझे लगता है सबसे जो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, अगर जो PYQs अच्छे से करके जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो हर बार ही वो रिपीट हो जाते हैं, या तो उसके थीम्स पे या फिर क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो वहीं पे एज मिल जाता है। अब बाकी अगर जिसका पॉलिटी अच्छे से लक्ष्मीकांत करके गए हैं और अगर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ के गए हैं तो उनके लगभग पेपर हो जाएगा उनका। करंट अफेयर्स के पीछे भागना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस भी आते हैं या तो बहुत मुश्किल होते हैं या तो फिर वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से लिंक करके पूछे जाते हैं। अच्छा, करंट तो अफेयर्स। हाँ, तो फिर आप करंट अफेयर्स अगर आपका स्टैटिक अच्छा है तो तब भी आप उसे बना पाओगे। और आजकल वैसे ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो अब अगर जैसे कि मेरा हमेशा 75 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने कभी नहीं किया। अच्छा। और मैं हर बार 100 से ऊपर ही मेरे 100, 110, 115 मार्क्स आ गए थे। अच्छा। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं लगा। 75 के आसपास आप अटेम्प्ट करते? हाँ, 75 के आसपास मैं अटेम्प्ट। CSAT में कितने करते थे? CSAT में अराउंड 45 to 50 रेंज, मतलब आदमी को एम करना चाहिए। बाकी जितना हो जाए उतना अच्छा है। CSAT में भी मैं कहूँगा कि इंग्लिश का जो पैसेज है उसको अगर कॉमन सेंस से सॉल्व करें, पैसेज को मतलब ज़्यादा ध्यान में ना रखते तो ज़्यादा बेटर रहता है कई बार। और वो हेल्प भी करेगा। अच्छा। वो मुझे उसका एक ट्रिक लगा कि ऐसे कर सकते हैं। अच्छा सर, NCERT को शुरुआत में आपने पढ़ाई की थी कि NCERT को छोड़ा था? बहुत सारे छात्रों का ये भी सवाल रहता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? NCERT मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। और ये पूरा एग्ज़ाम ही कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बेस पे ही है, बिकॉज क्वेश्चंस इस तरीके के कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2-3 चीज़ों को मिला के। तो जब तक NCERT नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो NCERT समझने के लिए ज़रूरत है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बाकी वो फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। 6वीं से 12वीं तक या कोई और क्लास से लेकर कोई क्लास तक? नहीं, आई डोंट थिंक 6वीं से 12वीं तक रिक्वायर्ड है। जिसके जैसे कि इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, तो उसमें बहुत सिंपल, जैसे क्रिएशन ऑफ मनी एक टॉपिक है उसमें, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये ऐसे टर्म्स है जिसका बहुत अच्छा सा डेफिनेशन उसमें दिया हुआ है और वो बहुत मदद करता है बाकी आपको इकोनॉमिक्स समझने के लिए। सिमिलरली मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके जो पॉलिटी रिलेटेड बुक है उसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया या फिर उसका क्या काम है, उसका पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव और इनसे क्या रिलेशंस है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए NCERT ज़रूरी है। बट येस, उससे एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ये समझने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, ये भी मैटर करता है। और आपका क्या रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। जी। लेकिन मुझे लगता नहीं इतना मैटर करता है, बिकॉज लोगों का कहना है कि CSAT में तो इंजीनियरिंग वाली मैथ्स पढ़ के आप CSAT पास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बेसिक न्यूमरेसी, और उसमें आपको बार बार पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये क्या पूछना चाहते हैं और आप उससे कर पाएंगे। तो वो सब लोग कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कहीं इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। PYQ का रोल सबसे ज़्यादा ही होता है और देखना भी चाहिए। तो आपने कितने सालों के लगाए थे, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी? मैंने PYQs प्रीलिम्स के लिए तो लगभग मैंने
तक का किया था मैंने, और उसने मेरी बहुत मदद की। और उसमें से बहुत रिलेवेंट नहीं है, 2000 से लेकर के मे बी 2013 तक बहुत रिलेवेंट चीज़ें मिलती नहीं है, पर जो भी मिलता है उसमें तो उससे एक आइडिया लग जाता है। प्लस उसके बाद काफ़ी रिलेवेंट होता है 2013 के बाद, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वही सब कुछ है जो इसने PYQs अच्छे से कर लिया और उसे एनालाइज कर लिया। और बहुत सारे बुक्स भी आते हैं जिसमें पीछे एनालिसिस दिया हुआ होता है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स करो। और मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर जो भी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए, कब रादर देन टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल और वैसे क्वेश्चंस करने के बदले आप PYQ करिए। उसमें जो करंट रिलेटेड चीज़ें उसको छोड़ के देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगर आप उसमें जो PYQs आपको पहले से पता है और तब भी अगर आप उसमें 160 170 ला पा रहे हो, मतलब आप 110 120 के आसपास फाइनल में पहुंच जाओगे। अच्छा, तो करंट को छोड़ के भी आप उसको कर सकते हैं। अपनी स्टैटिक नॉलेज बहुत अच्छा रखिए। आपको जैसे कि हिस्ट्री है तो आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन से डायनेस्टी रूल कर रहे थे इस कंट्रीज़ को, और वो दिमाग में एक्टिव रिकॉल करते रहिए। सिमिलरली लक्ष्मीकांत आपको वर्बैटिंग मेरे हिसाब से आपको मतलब दिमाग में बिल्कुल पता होना चाहिए कौन से चाहिए चैप्टर, कौन कौन से इसके मेजर लैंडमार्क्स हैं और चैप्टर कैसे चलता है इस बुक में। अच्छा, इसमें प्रीलिम्स में मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से सवाल ज़्यादातर बनते हैं? मेरा हमेशा की एरिया रहा था, एक तो लक्ष्मी पॉलिटी और दूसरा इकोनॉमिक्स, बिकॉज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं इसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बना लोगे, फैक्ट्स नहीं होता है। तीसरा मैं साइंस टेक पे फोकस करता था, और उसमें भी बायोलॉजी पार्ट पे, स्पेशली जीन्स रिलेटेड वगैरह जो क्वेश्चंस आते हैं बायोटेक रिलेटेड। तब इन सब 3-4 एरियाज़ को अगर फोकस कर लेंगे तो आपको लगभग पेपर बन जाएगा। अच्छा। अब बाकी ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम उसके पीछे भागते हैं। अच्छा। मेंस की आंसर राइटिंग कब से आपने स्टार्ट की थी? मेंस की आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप आंसर राइटिंग करते नहीं हो आपको आइडिया नहीं लगता कि लिखना कैसे है। बट एट द सेम टाइम जब तक आपके पास फॉर्डर मटेरियल नहीं है, आप वो लिख नहीं पाओगे। तो पहले अपने फॉर्डर मटेरियल PYQ बेस्ड अगेन, उस पर क्या थीम्स आ रहे हैं, और वो बहुत रिपीट होते हैं मेंस में, तो प्रीलिम से ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चंस। तो आप उस थीम को पकड़िए और उसके हिसाब से आप 1 पेजर नोट्स बना के और उसके बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए। अच्छा, टॉपर्स की कॉपी भी देखते थे आपकी, केवल अपने ही हिसाब से आपने किया है? नहीं, मैंने देखा है टॉपर्स की कॉपीज़, और वो काफ़ी अच्छा इनपुट मिल जाता है उनसे कि वो लोग कैसे लिख रहे हैं और हमें उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अच्छा, जैसे कोई की पॉइंट जो होते हैं, आप क्या क्या ध्यान देते थे आंसर राइटिंग में? की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, प्रेजेंटेशन से ज़्यादा कंटेंट आप कैसे प्रस्तुत करते हैं कि आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव लगे। बिकॉज है तो ये जनरल स्टडीज़ का पेपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको फैक्ट से भी करने के बदले अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली हर पॉइंट, हर उसके जो मेन मुद्दे अगर आप उसको टच कर पा रहे हैं और कम शब्दों में उसे अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आपका टाइम से पेपर भी पूरा हो जाएगा और आंसर भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। अच्छा, आपने अभी बोला था कि हमें आंसर राइटिंग को शुरुआत ही करना चाहिए, शुरुआत से ही करना चाहिए, तो शुरुआत मैंने शुरुआत ऐसा नहीं बोला कि शुरुआत से करना चाहिए। पहले आप पूरी पढ़ाई पूरी अच्छे से कर लें, एटलीस्ट जब तक 60-70% सिलेबस हो जाता है उसके बाद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहली बार जब करते हैं तो बहुत दुविधा होती है कि लिखें कैसे, क्या क्या लिखें, कैसे लिखें, तो इसके लिए क्या कर रहे थे? ये प्रोसीजर है, ये थोड़ा पेनफुल, उसमें बुरा बहुत लगता है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं और थोड़ा आपको मुश्किल भी लग रहा है उस समय कि ये लिखूँ क्या, कहाँ से लिखूँ। तब टॉपर्स कॉपीज़ देख के एक तो रेफरेंस ले सकते हैं, और उसके बाद खुद से अब 5-6 बार आप जब एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं सही में उसको हॉलिस्टिकली बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा, या जो पूछा है क्या मैं उसको सही से लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। अच्छा। सर, कई बार हमारे लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं हमारे 5 अटेम्प्ट हो गए, 2 इंटरव्यू हुए, तो डिमोटिवेशन तो आना स्वाभाविक होता है, तो इस तैयारी में होता है। तो इतना अपने आप को कैसे मैनेज, डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट करते, क्या आपकी चीज़ें ऐसे मोटिवेशन रहती हैं? मैं कभी डिमोटिवेट हुआ नहीं इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने इसको हमेशा ही चैलेंज की तरह लिया और मुझे हमेशा लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने हमेशा इसी पे फोकस किया कि कहाँ मेरी कमियाँ रही और उसको कैसे मैं बदल सकता हूँ। मैंने इतना कभी डिमोटिवेशन फेस किया नहीं। अच्छा। और पूरे तरीके से पूरे हर एक वक्त आपने इसी को दिया है कि कुछ और भी साथ में कर रहे थे? आप तैयारी के साथ साथ कोई जॉब या पढ़ा रहे थे या केवल तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं कहूँगा मैं जॉब में था और साथ साथ तैयारी कर, लेकिन काफ़ी टाइम मैंने मैक्सिमम टाइम इसी को दिया है। अच्छा। जॉब भी आप भी करते हैं सर? हाँ। अच्छा, बताना चाहें तो बता सकते हैं? नहीं, मैं वो नहीं बताना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है सर, ऐसे और एथिक्स जो है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो इसके लिए क्या किया था आपने? इसके
मैं खुद ही थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ता था, तो उससे आपके मतलब अगर आप फिक्शनल नॉन फिक्शनल किताबें पढ़ते हैं, आपका एक तो वैसे ही किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने का तरीका बदल जाता है। आप उसको एक ही चीज़ को कितने डिटेल में, कितनी बारीकियों से और किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। बट उसको छोड़ के भी अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ऐसे लिखते हैं, आप पहले से मेंटली खाका बना के जाते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम ईजी रहेगा। और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, किसी को 90 भी मिलता है और कई बार इसी में 120 130 भी जाता है। तो आप अगर उसमें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो फैक्ट्री लाइन से निकाल के आप लेके आ रहे हैं, जो शायद ट्यूशन्स में बताते हैं कि पर्टिकुलर तरीके से। नहीं, आप अपनी ओरिजिनलिटी रखिए, आपको उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, ऑप्शनल के लिए कैसे तैयार किया आपने? ऑप्शनल मुझे लगता है आपके सारे PYQ जितने पूछे गए हैं, ऑप्शनल में PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आपने सारे PYQs अपने हाथों से लिख लिया है और उसके नोट्स बना लिए हैं, और आजकल तो चैट GPT आपको कहीं बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, आप उससे पूछ के थोड़ा आइडिया लगा के, और कुछ अच्छे शिक्षक भी हैं, आप उनके क्लासेस ज्वाइन करिए, तो आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और सारे PYQs आप लिख डालिए उसको, तो उससे आपको प्रेजेंटेशन का भी पता चल जाएगा। और मैं तो इनफैक्ट ये भी लिखता था कितने शब्द हो गए इसमें लिखते लिखते, इस टॉपिक को कवर करते, और कितना टाइम लगा मुझे। अच्छा। तो उससे एक आइडिया लग जाता था कि मतलब 250 सबसे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं इस टॉपिक पे, तो वो लिखना नहीं है। तो उस टाइप से आप PYQs करके जाइए, आपको ऑप्शनल में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आंसर राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके ऑप्शनल की हो, चाहे मेन सब्जेक्ट और की भी हो, तो उसमें आप कितना समय देते थे डेली का? ये कि आपने जस्ट जैसे प्री के लिए आपने तैयारी जब 3 महीने रह जाते, जब करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आंसर राइटिंग करते रहते हैं, लेकिन आप आंसर राइटिंग लगातार ही करते रहे और लगातार किए, तो कितना टाइम आप शुरुआत से देते थे? मैंने ऐसे कभी आंसर राइटिंग आफ्टर प्री ही किया वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, पर हाँ आंसर राइटिंग के PYQs मैं पहले करके रखा हुआ था अच्छे से, उसको कैसे लिखना है, तो उससे मुझे आइडिया लग गया था कि किस स्ट्रक्चर से कम शब्दों में कौन से टर्मिनोलॉजीज और फ्रेजेस आने चाहिए इसमें, वो सब ढूंढ के रखा था। डेटा कैसे आना चाहिए, डेटा इनफैक्ट आप प्रीलिम्स के बाद इंक्लूड कर सकते हैं करंट अफेयर्स के मटेरियल से, तो वैसे करके आप कर सकते। मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव चलता रहना चाहिए प्रोसीजर, आपने इससे दूर नहीं होना है, और आपको उतना आता है, ये विश्वास करना है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं तो आपको वो चीज़ आ रहा है। हम लोग कई बार यही विश्वास नहीं कर पाते कि हमें वो आता है। सबसे पहले ये विश्वास करना है कि आपको आता है, लेकिन आपको ये नहीं आता कि उसको लिखना कैसे है, रिकॉल कैसे करके उसको, रिकलेक्ट करके उसको क्या लिखना है इसमें। अच्छा। तो ये जो लिंक है यहाँ पे शायद थोड़ा सा कमी रह जाता है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए कैसे कर रहे थे आप तैयार? करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजी बदलता रहा। मैं इंटरव्यू तक आते आते तो बहुत कुछ बदल गया, और जो मुझे समझ में आया सबसे इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़पेपर है। आप न्यूज़पेपर में ज़रूर समय दीजिए, अपना समय घटा दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप रोज़ उसको फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे, और 6 7 8 महीने 1 साल से उसको पढ़ रहे हैं, तो आपका 1 1.5 घंटे में एटलीस्ट इंडियन एक्सप्रेस ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसमें आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप टैब वगैरह यूज़ करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। एट द सेम टाइम आपको कोई मंथली मैगजीन जो भी आपको सही लगे, बहुत सारे मार्केट में लगभग सब में सेम ही कंटेंट होता है, तो आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिए। आपने कहा कि करंट अफेयर्स करते समय बहुत सारे बदलाव किए आपने। शुरुआत में क्या कर रहे थे आप? मैगजीन से ही कर रहे थे कि दोनों कर रहे थे? शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं, टाइम नहीं मिल पाता था, तो जनरली वही करते थे जो सब लोग करते हैं कि मैगजीन से कोशिश करी, और वो फिर इकट्ठा हो जाता था और वो लास्ट में हो नहीं पाता था। फिर PT 365 और मेंस 365। पर मुझे रियलाइज़ हुआ उससे अच्छा न्यूज़पेपर है, बिकॉज न्यूज़पेपर आपको कॉन्टेक्स्ट देता है, जो कि किसी मैगजीन में उसका कई बार कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं उभर के आता है। प्लस वो लोग कई बार लिमिटेड टॉपिक्स ही कवर करते हैं जैसा उनको इम्पोर्टेंट लगता है। जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइम पे कुछ इंडिया का मैच हुआ था, उसमें ये कंट्रोवर्सी हुआ, जस्ट उदाहरण के लिए। तो उससे क्या होता है, आपको कॉन्टेक्स्ट भी पता रहता है, एक टाइम लाइन से भी पता रहता है, और दिमाग आपका याद कर लेगा। तो ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। मेंस में ऑफकोर्स स्ट्रक्चर्ड कंटेंट चाहिए तो आप मैगजीन देख सकते हैं उसके लिए। अच्छा, एक बात ये CSET की भी है, जैसे आपने पहले भी बताया PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी जो जिसके नहीं निकल रहे हैं PYQ भी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र रहते हैं, तो कोई ऐसे चीज़ें जो आप बताना चाहें CSET के लिए, खासकर CSET के लिए मैं ये कहूँगा आप बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए। जैसा मैंने देखा इस पर बहुत सारे वीडियोज जो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि आपको ये भी पढ़ना है। अब उसमें नंबर सिस्टम से ही 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत मुश्किल नहीं है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द CSET क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले होते हैं, रादर देन उसमें कोई ट्रिक लगा के करने का। तो वो आपको पता चल जाना चाहिए। दूसरा, आप ये स्ट्रैटेजी बना के जाएं कि आप किसको कितना टाइम देंगे, कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बहुत वक्त लग रहा है और आपसे नहीं हो रहा, तो उसको कितना जल्दी छोड़ना है। प्लस
उससे पहले किस क्वेश्चन जो इजी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन मैथ्स के आसान होते हैं, तो आप वो कॉम्बिनेशन लगा के किसको करना है आप पहले उसको कर लीजिए। पैसेजेस अच्छे से करके जाइए, और पैसेजेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसा क्वेश्चन आता है अगर आप उसको कॉमन सेंस से करेंगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो अराउंड 26-27 तो पैसेज ही हो जाते हैं, और 10-15 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स का निकाल लेते हो तो आपका CSAT आराम से हो जाएगा। 26 वाले जो देख रहे हैं, जो अभी देने वाले हैं फ्री, अभी क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने बताई बहुत सारी चीज़ें, फिर भी अभी क्या करना चाहिए? आप क्या करते थे? मैं यही कहूँगा मल्टीपल रिवीजन, जो आपने अपना सोर्स कम से कम रखिए, स्टैटिक का नॉलेज अच्छा रखिए। अच्छा मतलब कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क है तो क्यों है या कैसे है, या फिर इकोनॉमिक्स में FPI बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से रिवीजन करिए आप मल्टीपल टाइम्स, सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, और PYQs को अच्छे से करके जाइए। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो आप लोग कमेंट करते रहते हैं, जो आपके डाउट होते हैं सारे के सारे डाउट हम क्लियर करते हैं। जो भी यदि डाउट रह गए हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में पूरे करने की कोशिश करेंगे। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।